थर्ड आई न्यूज के विशेष कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद तिवारी, मेरे साथ पैनलिस्ट, चिंतक और विश्लेषक अशोक राय मौजूद है स्टूडियो में। आपका स्वागत है अशोक जी। नमस्कार। आज हम चर्चा की शुरुआत, मंथन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का इंडिया टुडे के कैनक्लेव में दिए हुए एक बयान के साथ में। आपको मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि असम सरकार प्रगति के पथ पर बढ़ रही है और 5 साल के अंदर असम भारत के टॉप 5 आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हम असम वासियों को होगी। पर यहाँ कुछ किंतु परंतु है। पूंजी के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि पूंजी एक शर्मीली दुल्हन की तरह होती है। वो वहाँ नहीं जाती, उन इलाकों में नहीं जाती जहाँ किसी भी तरह का झोड़ झंझट या किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ हो। और जहाँ तक असम की बात है, हमने पिछले दिनों देखा, पिछले 1-1.5 महीनों में सबसे पहले घटना घटी थी शिवसागर में, जब वीर लाचित सेना के लोगों ने जाकर एक दुकानदार को अल्टीमेटम दे दिया था कि 72 घंटे में उन्हें अपनी दुकान बंद कर देनी होगी। इसी तरह की घटना ऊपरी असम के नाजीरा में घटी थी। और अब 2-3 दिनों पहले गुवाहाटी के, गौर कीजिएगा, गुवाहाटी के मणिपुरी बस्ती में एक सैलून में जाकर एक संगठन के लोगों ने कहा कि आपकी दुकान हम बंद कर देंगे क्योंकि आप घर मालिक को भाड़ा नहीं दे रहे हो। अगर माहौल इस तरह का रहा, व्यापारियों को या जो दूसरे राज्यों से आकर असम में रह रहे हैं उन लोगों के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो सवाल सीधा सा उठना लाजमी है, क्या बाहर से निवेश पूंजी असम में आएगी? आपका क्या कहना है अशोक जी? जी, मैं आपके विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि असम ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा तबका है जो उग्र क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद की बीमारी से ग्रस्त है। वे हर हाल में चाहते हैं कि माई वे इज हाईवे। तो ये शिवसागर, इसके बाद जो है नाजीरा या गुवाहाटी के एक सैलून में जो घटना घटी, आप इसी कड़ी से जोड़ करके देख सकते हैं। सभी लोग नहीं, चंद जो लोग हैं वे इस तरह के बीमार मानसिकता से ग्रसित है। तो ये अंतत्वगत्वा क्या होगा कि बृहत्तर असमिया समाज के ताने बाने को कहीं ना कहीं जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, जो असम के लिए श्रेयस्कर या हितकर कदापि साबित नहीं हो सकता। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, जब बंगाली समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रतिवाद करना शुरू किया तो उनको हस्तक्षेप कहते हुए एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि आप लोग इस तरह की घटनाओं को तवज्जो न दें, यह चंदा का धंधा है। परंतु बात वहीं रुकती नहीं है। यह एक प्रकार का सोशल वायलेंस है जिसके भुक्तभोगी हम, आप या अन्य समुदाय के लोग हो रहे हैं। आखिर हमें बहिरागत, अना अखोमिया या बनिक गोष्ठी के नाम से क्यों पुकारा जाता है? हम भी तो भारत के प्रकृत नागरिक हैं और देश के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि किसी भी राज्य के नागरिक जो है वो कानूनी तौर से किसी भी स्टेट में जाकर के बस सकता है, अपना रोजी रोटी कमा सकता है, नौकरी के लिए जा सकता है, घूमने जा सकता है, इलाज करने के लिए जा सकता है। तो एक प्रदेश के लोग अगर दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ इसी तरह का अमानवीय व्यवहार या आचरण करना शुरू करे तो देश में फिर अराजकता फैल जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि इन तत्वों पर यथाशीघ्र अंकुश लगाए, तभी जाकर के असम जो है वो भारत के टॉप 5 राज्यों में बने रहने की हम संभावना देख सकते हैं। कहना बहुत आसान है परंतु करना बहुत मुश्किल है। तो इन सब मुश्किलों को जो है वो दूर करना होगा। मुख्यमंत्री के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि द लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, अगर किसी मकान मालिक और भाड़े किराएदार के बीच में कोई विवाद है तो एक दीवानी मामला है, अदालत में जाएगा, लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। जी हाँ। अगर दोनों के बीच में कुछ हिंसा हो रही है तो पुलिस प्रशासन है। मुख्यमंत्री ने पर एक बार भी नहीं कहा कि जो इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका बयान ये आया कि आप इनको तवज्जो न दें, ये हीरोगिरी करना चाहते हैं, ये चंदे का धंधा चलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक चतुर चालाक राजनीतिज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो घटना का आप प्रश्न कर रहे हैं, यह मामला जो है वह न्यायालय के विचाराधीन था। अगर कोई किराएदार अगर मकान मालिक को घर भाड़ा नहीं देता है तो मकान मालिक को चाहिए कि वो न्यायालय में इसके खिलाफ जो है अपना आवाज उठाए। ये सिविल केस का मामला बनता है और अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो फिर पुलिस है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखने का काम पुलिस का है। परंतु सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सुबोध सैलून में जो जिस तरह की घटना घटी वह भी न्यायालय के विचाराधीन मामला था।
और इस घटना के उपरांत सैलून के मालिक ने पलटन बाजार थाने में जाकर के केस दर्ज करवाई, परंतु पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन घटनाओं से समाज में क्या मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार का सह प्राप्त है इन सब घटनाओं के पीछे, कि अगर सीधे उंगली से कोई काम नहीं बनता है तो उंगली को टेढ़ी करके करे। तो यह सब करने से क्या होगा, आपका असम जो है वो पीछे चला जाएगा। कहीं इस तरह का मामला तो नहीं नजर आता कि राष्ट्रवाद की चाशनी में फिर से एक खास ब्रांड क्षेत्रीयतावाद का थोपने की कोशिश की जा रही है और सरकार और प्रशासन उसे सह दे रहा है? ऐसा हो सकता है, गुंजाइश बनती है, क्योंकि देखिए हेमंत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो मेरा वोट बैंक जो है वो खिसके। अगर वो चाहती तो शिवसागर वाले मामले में जो उस संगठन के मुखिया थे उनको गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की काम किया। यहाँ भी जो गुवाहाटी महानगर में जो घटना घटी है तो वहां भी उन्होंने लोग जोर जबरदस्ती दुकान में ताला मार दिया, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे क्या संदेश जाएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो है वो जुमलेबाजी तो खूब करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, परंतु धरातल पर कहीं यह दिखाई नहीं देता। और आपके नजर में जो है वो केवल हिंदी भाषी की बात नहीं, किसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ये समुदाय ही ने आपको झोली भर भर के वोट दी थी, जिसके बदौलत आज आप मुख्यमंत्री। और जिन 3 घटनाओं का जिक्र किया गया उसमें जो शिवसागर की घटना जो हुई थी उसमें पीड़ित एक हिंदू बंगाली था, जो नाजिरा और चिमलगुड़ी की घटना थी उसमें राजस्थानी मूल का व्यक्ति था, और सुबोध होटल मणिपुरी बस्ती वाली घटना में बिहार मूल का व्यक्ति था। सरकार मुझे लगता है कि ये सोचती है कि ये मारवाड़ी बिहारी या फिर हिंदू बंगाली है, उनके वोट को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज ग्रांटेड लिया जा रहा है उनका सपोर्ट को, कि अगर ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, AUDF में जा नहीं सकते। कांग्रेस इनका एक ये कोर वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो अगर चालू भाषा में कहा जाए तो ये झक मार के हमें ही वोट देंगे, कहीं ऐसी मानसिकता तो काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि यह प्रश्न जो है वो सही जगह बैठती है। लोगों, सरकार ने जो है वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं कि हमारे पास नहीं आएंगे तो इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, परंतु सरकार को भी सोचना चाहिए कि कोई भी वोटर आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। केवल हिंदुत्व के नाम पर आंख बंद करके भेड़ चाल चलेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है। सभी समाज का अपना स्वार्थ है, सभी का अपना अधिकार है, और मूलभूत अधिकारों पर जब भी कुठाराघात होगा तो वो आपसे कभी भी किसी भी समय छिटक सकते हैं। और मैं आज डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषियों के साथ इस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। खास करके अगर मैं लीक से थोड़ा हट करके कहूं तो अभी जो है वो ट्राइबल ब्लॉक एंड बेल्ट्स में जो है प्रोटेक्टेड ग्रुप संरक्षित वर्ग के रूप में जो है गोरखा समुदाय को लिया गया है। इसके साथ जो अहोम, मरान, मोटाक, चुटिया समुदाय को भी लिया गया था। हम इसको वेलकम करते हैं, हमें किसी के साथ कोई दुर्भावना नहीं है, इस कदम का स्वागत करना चाहिए, परंतु यहाँ भी जो है वो आस्ते से धीरे से हिंदी भाषियों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो यह क्यों? यह अन्याय नहीं है तो क्या कहेंगे, यह धोखा नहीं है तो क्या है? चाय की खेती करने वाले चाय बागानियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है, किंतु जो लोग सैकड़ों वर्षों से अपनी भूमि को छोड़कर सदिया में या फिर पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में खेती कर रहे हैं, खेती करके राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यापार वाणिज्य के जरिए नहीं, खेती के जरिए भी ऊंचाई के शिखर पर ले जाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, उन्हें इस तरह बाहर रखना मेरी समझ में तो यह उनके साथ में अन्याय है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये अन्याय है। देखिए सदिया की अगर बात कर ली जाए तो सदिया में हिंदी भाषी समुदाय के लोग जो है सदियों से रह रहे हैं। इनका इतिहास 1950 से शुरू होता है, जब वहाँ पे जबरदस्त भूकंप आई थी, जब यहाँ का भौगोलिक सीमा जो है या भौगोलिक उथल पुथल मच गया था। उस समय विस्थापन का दंश इस समुदाय को झेलना पड़ा था और उन थपेरों को सहते हुए उन लोगों ने सजाने संवारने का काम किया, परंतु आज उनको क्या मिला? आज अपने ही प्रदेश में जो है बांग्लादेशियों से भी बदतर स्थिति झेलने को वे लोग मजबूर हो गए हैं। आज जो है उन लोगों को प्रोटेक्टेड ग्रुप में नहीं रखने के कारण आज उन लोगों को जो है वो PRC नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को सरकारी लाभ 95% सरकारी लाभ से वे लोग वंचित हो जाएंगे। अगर जमीन अगर बिक्री भी करना चाहे तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो वे लोग कहाँ जाएंगे?
जो मूल प्रदेश से सदियों पहले उनके बाप दादा आए थे वहां भी उनको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ भी जो है उन्हें कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो वे लोग कहाँ जाए? आखिर फंडामेंटल राइट्स नाम की भी तो कोई चीज है, देश में राइट ऑफ इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, परंतु अपने ही देश में इस तरह जो है उनको विदेशियों की तरह को कोई ट्रीटमेंट करे तो इसको क्या कहा जाएगा? तब तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जैसा पहले आप कह रहे थे कि निवेश नहीं आ पाएगा अगर इस तरह की अराजक स्थिति रही, जो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग अगर उनके साथ में इस तरह का व्यवहार रहा, या दूसरे शब्दों में कहें तो आंचलिकतावाद, उग्र आंचलिकतावाद अगर हावी हो गई तो निवेश नहीं आ पाएगा। निवेश नहीं आ पाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर जो हम सोचते हैं कि हमारा जो विकास के पैमाने पर ऊपर उठेंगे, उठ नहीं पाएंगे। अशोक जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि बाहरी राज्यों के लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए, असम के मूल के लोगों का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ के जो मेधावी लोग हैं वो असम छोड़ के जा रहे हैं। जो बच्चा, जो स्टूडेंट एक बार कहीं पुणे, कहीं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई चला जाता है वो फिर लौट कर यहाँ नहीं आता। मैं मेरे बेटे के साथ के उसके एक दोस्त का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो असमिया है और वो असम से बाहर गया। अभी तो उसने अपनी पढ़ाई शुरू ही की है कि उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको ऑफर भी दे दिया और बढ़िया पैकेज उसको मिल रहा है, तो वो घूमकर असम नहीं आएगा। असम नहीं आने का कारण क्या है कि यहाँ पर संभावनाएं नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर ऐसे अवसर नहीं है जो अवसर उसे पुणे में मिलते हैं, जो अवसर हैदराबाद में मिल रहे हैं, जो अवसर बेंगलोर में मिल रहे हैं, जो अवसर मुंबई, दिल्ली या देश के दूसरे जगहों पर मिल रहे हैं, अहमदाबाद में मिल रहे हैं, वो अवसर हमारे यहाँ जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, संबंधित विभाग के मंत्री जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो इन सब बातों पे गौर करें। पर बात तो हम ये कर रहे हैं कि राज्य को हम विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। राज्य विकास के रास्ते पर केवल केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजनाओं से नहीं जाता जी। इंडिजिनियसली हमें यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, यहाँ निवेश का माहौल बनाना पड़ेगा, यहाँ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना पड़ेगा, तब नौकरी के अवसर जनरेट होंगे। सरकार कितनी नौकरी देगी? चुनाव में सरकार घोषणा कर देती है कि 20 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे। कहाँ से सरकार 1 करोड़ नौकरी देगी? और फिर सरकार ये भी कहती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि हमें सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। ये बात तो केंद्र सरकार, हमारी सीतारमण जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो बार बार कहती हैं कि हमारा ये सारा काम नहीं है, ये जितनी भी गवर्नमेंट की एसेट्स है हम इनका प्रबंधन और इनके विकास का काम हम प्राइवेट करेंगे। तब लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि सारा कुछ बेच दिया है। तो इस माहौल में ये जो राज्य का विकास आप नहीं समझते बाधित हो रहा, और फिर लैंड पॉलिसी भी हमारी जो जिस रास्ते पे जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस तरह की मानसिकता से जो है तो मैं नहीं समझता हूं कि असम राज्य जो है वो टॉप 5 पे पहुंचेगा। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। अब मैं एक और बात आपको जोड़ना चाहता हूं, भाषा का। ये भाषा बहुत संजीदा विषय है, सभी अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। असम है, असम में असमिया भाषा चलना ही चाहिए, परंतु जो अन्य प्रदेश से जो लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं और किसी कारणवश वे असमिया भाषा फराटेदार या जिस तरह का टोन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। घर में कोई बंगला भाषा कहता है, कोई राजस्थानी कहता है, कोई हिंदी कहता है, कोई और गोरखा भाषा कहता है, परंतु असम के प्रति, असम की मातृभूमि के प्रति उनका प्यार किसी अन्य लोगों से कम कतई नहीं है। घर में भले ही वो जो भी भाषा बोलते हो, परंतु असम ही उनकी कर्मभूमि रही है, असम ही उनकी जन्मभूमि थी और असम ही उनकी पुण्य भूमि बनेगी। तो भाषा को फैक्टर बना करके कि आप असम में रहते हो, असमिया नहीं जाते हो और उसको 2 थप्पड़ लगा देना, तो यह तो सामाजिक हिंसा हुआ। तो इस तरह से जो आप किस प्रकार लाएंगे आप यहाँ पे निवेश? जो बाहर के लोग आएंगे उनको सीखने में तो वक्त लगेगा, और जो लोग यहाँ पे आएंगे अगर किसी स्टाफ को रखते हैं तो स्टाफ कभी भी मालिक को वो तवज्जो नहीं देगा, कतई नहीं देगा। वो हमेशा उसे बहिरागत करके, अगर वो अपने सिस्टम को फॉलो करना चाहे तो सिस्टम को मानेंगे नहीं और मालिक को कान पकड़ करके बाहर खड़ा करा देंगे, उनको जो है वो धमकियां देंगे। तो इस परिवेश को बदलना होगा, हमारी मानसिकता को जो है वो बदलनी होगी, बृहत सोच हमें लाना होगा। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए असम के बृहत्तर हित को नुकसान पहुंचा रहे सभी नहीं, चंद लोग जो है इस मानसिकता को है। तो इस मानसिकता वाले लोगों को सबसे पहला दायित्व है सरकार को अंकुश लगाना। साथ ही जो स्थानीय समाज के लोग हैं जिनका मेंटेलिटी जो है वो ब्रॉड है, उन्हें भी चाहिए कि इस तरह एक अच्छा संकेत मुझे देखने को मिला कि जब इस तरह के जो पोस्ट जब मोबाइल में वायरल हो रहे थे तो असमिया लोगों का ही कमेंट जो था वो बिल्कुल इसके
खिलाफ था। श्रृंखल सही श्रृंखल बिल्कुल, के चाहे खिलाफ वो था, शिवसागर वाली घटना हो या पलटन बाजार की घटना हो, तो यह एक इट इज गुड साइन फॉर सोसाइटी। समाज के लिए अच्छा संकेत है कि लोग जो है अब इन तत्वों को नकारने लगे हैं। और इसी तरह से जो है यह एक अभियान चलना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, भारत के लोग कहीं भी जाकर के जो है कानूनी तौर पे कोई काम कर सकते हैं, और हमारे असम के हित के लिए कोई काम करना चाहे तो हमें हाथ खोल करके उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि असम में जो भी लोग रहते हैं, असमिया, असम की भाषा, उन्हें यहाँ की भाषा सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, पर अगर किसी का एसेंट थोड़ा सा अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चौराहे पर पकड़ के 2 थप्पड़ रचित कर दिया जाए। एक बात और कहना चाहूँगा कि फर्ज कीजिए कि आज उत्तर गुवाहाटी और गुवाहाटी के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है जी। कोई इंजीनियर है, केरल से आता है और उस पुल के निर्माण में अपनी जो क्षमता है, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो लगाता है, और वहाँ जाकर उसे कोई कहे कि तुम्हें असमिया भाषा नहीं आती है, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जी जी बिल्कुल। वो केरल से यहाँ आकर असमिया जाने बगैर भी असम की उन्नति में, असम की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। भाषा का मामला संजीदा है, भाषा को लेकर हमारे यहाँ के लोग बहुत संवेदनशील है, इसमें कहीं बुराई भी नहीं है। अपनी भाषा को लेकर संवेदनशील होना भी चाहिए, क्योंकि भाषा ही वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी संस्कृति घूमती है। पर भाषा को लेकर आवेगी नहीं होने चाहिए, विवेक से हमें काम लेना चाहिए। मंथन के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।